गाइस पिछली वीडियो में हमने VS Code IDE और GCC कंपाइलर को इंस्टॉल किया था और इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद हमने एक बेसिक सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था। पिछली वीडियो में मैंने उस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, जो कि आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आ जाओ। यहाँ पर आपको सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स इन हिंदी नाम का एक प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो। इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना, आपको इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है। सेव करने से क्या होगा कि जो भी मैं वीडियोज़ इस कोर्स से रिलेटेड इस प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊँगा वो आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो आप एक के बाद एक वीडियोज़ को देख सकते हो। चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं डालूंगा सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो अब आप यहाँ पे VS Code IDE को ओपन कर लो। यह है पिछला कोड जो हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को आज हम समझेंगे। पहला लाइन है #include stdio.h। ये क्या कह रहा है? #include क्या है? #include है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। और इसी प्री प्रोसेसर, देखो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और भी कई तरह के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हैश आपका डिफाइन होता है, #define, #ifdef भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है #include। #include से हमें पता चल रहा है कि हम कुछ इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है, इससे हम कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं अपने फाइल में। क्या इंक्लूड कर रहे हैं? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा stdio.h नाम का एक फाइल है, इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं इस हमारे सी प्रोग्राम में, ठीक है। और इसको हमने लिखा है एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पर हमने एंगुलर ब्रैकेट्स दिया है, उसके अंदर हमने ये लिखा है, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है, सिंटैक्स है इसका। यहाँ पर हमने लिखा है stdio.h। इसमें से std जो है स्टैंडर्ड और io मतलब इनपुट आउटपुट, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। .h यानी कि .h क्या है? एक्सटेंशन है इस फाइल का। और .h हम हेडर फाइल्स के एक्सटेंशन के लिए लगाते हैं, तो ये एक हेडर फाइल है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे hello.c आपको दिख रहा होगा इस फाइल का नाम, तो हेलो हो गया इस फाइल का नाम और .c हो गया इसका एक्सटेंशन। तो कोई भी आप सी प्रोग्रामिंग का फाइल आप बनाते हो, hello.c, add.c या कुछ भी और बनाते हो आप, तो .c आपको लगाना ही पड़ेगा, वो एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी को बताने के काम आता है। कोई फोटो की फाइल है, कोई इमेज वगैरह है, उसमें .jpeg आपको दिख जाएगा, .png दिख जाएगा। PDF फाइल में .pdf लगाते हैं। आपने HTML वगैरह किया होगा इन द पास्ट, तो अपने HTML फाइल जो उसमें .html लगाया होगा उस फाइल के नाम के बाद। तो .html क्या एक एक्सटेंशन है, और वो प्रॉपर्टी बता रहा होता है इस फाइल की कि ये जो फाइल है, बता रहा होता है एक्चुअल में कि एक HTML फाइल है, ये एक सी प्रोग्रामिंग का सोर्स कोड फाइल है, ये एक हेडर फाइल है, ये फलाना ढिमकाना। तो इस तरीके से वो बता रहा होता है। यहाँ पर सेकंड लाइन को आप समझते हैं, और हैश इंक्लूड करके हमने लिख करके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से हमने stdio.h फाइल को क्यों इंक्लूड किया यहाँ पे, वो मैं थर्ड लाइन को जब एक्सप्लेन करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सेकंड लाइन में है इंट मेन। अब इंट को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहाँ पे मैंने लिखा है मेन पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। तो ये जो मेन है ये एक फंक्शन है गाइस, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझो कि अगर ये एक मैराथन का रेस है, तो जहाँ से हमने दौड़ना शुरू किया है वो लाइन जो है स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग लाइन वो यही है। यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। और इस फंक्शन का नाम हमेशा मेन ही होगा। अगेन हम दूसरे और फंक्शंस बना सकते हैं खुद से, और उनका नाम जो भी हम चाहें अपने मन मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन है जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है उसका नाम हमेशा मेन होगा, ठीक है। अब एक कॉमन चीज़ जो हर एक फंक्शन में होता है, चाहे वो मेन फंक्शन हो चाहे कोई और हम जो खुद से बनाएंगे फंक्शंस वो हो, उसका कॉमन चीज़ ये है, कॉमन पॉइंट, कि हर एक फंक्शन कोई ना कोई एक वैल्यू हमें रिटर्न में देती है। वो किस तरीके का वैल्यू होने वाला है वो यहाँ पर हमने लिख दिया है इंट मेन। यानी कि जो मेन फंक्शन हमें रिटर्न में वैल्यू देगा वो क्या होगा? इंटीजर वैल्यू का होगा। कौन सा वैल्यू होगा? इंटीजर वैल्यू। अब फोर्थ लाइन में आप आ जाओ। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है रिटर्न 0, यानी कि रिटर्न में जो वैल्यू हमें देने वाला है, जो इंटीजर वैल्यू हमें देने वाला है, वो इंटीजर वैल्यू और कोई नहीं, 0 है। 0 हमने क्यों रिटर्न में दिया? 0 डिफाइंस सक्सेस, यानी कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया। उसको हम शो करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हमने रिटर्न 0 लिखा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब थर्ड लाइन को समझ लेते हैं। लेकिन थर्ड लाइन में देखो हमने लिखा है प्रिंटफ यानी कि प्रिंट फंक्शन। ये प्रिंटफ भी एक तरीके का फंक्शन है। और प्रिंटफ के बाद हमने लिखा है पैरेंथेसिस ओपन किया, पैरेंथेसिस क्लोज किया है, और उसके बाद हमने जो डबल कोट्स है उसको ओपन किया, डबल कोट्स को क्लोज किया, और उन डबल कोट्स को ओपन क्लोज जो किया है हमने, उसके अंदर जो हमने लिखा है उसको हूबहू वो जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन है वो कंसोल में प्रिंट कर देगा, आउटपुट में हमें दिखा देगा। अब यहाँ पर कोई एरर आ गया है, वेट अ सेकेंड, Ctrl+S करते हैं, रन करते हैं। हाँ देखो
रन कर दिया हमने। यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट हो गया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि बैकवर्ड/n हमने लिखा हुआ है, ये प्रिंट नहीं हुआ। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। बैकवर्ड/n जो है इसको हम न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले और एक चीज़ आप देख लो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब मैं थर्ड लाइन को एक्सप्लेन करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि stdio.h है क्या, इसको हमने एक्चुअल में इंक्लूड किया क्यों है। ठीक है, जो यहाँ पर हम printf को यूज़ कर रहे हैं ना गाइस, इसको हमें अगर यूज़ करना है तो हमें stdio.h हेडर फाइल को हमें मतलब यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ये काइंड ऑफ एक इंग्रेडिएंट की तरह है कि अगर हमें कोई सब्ज़ी वगैरह बनानी है तो ये इंग्रेडिएंट हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको देखो कि printf को अगर हमें यूज़ करना है इस प्रोग्राम में तो हमें stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो printf फंक्शन को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। यानी कि printf फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो stdio.h जो फाइल है इसके अंदर की गई है। अब अगर इस printf जो फंक्शन है इसकी अगर डेफिनेशन ही stdio.h हेडर फाइल के अंदर है तो ऑब्वियसली हमें इसको इंक्लूड तो करना पड़ेगा, वरना सी कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि printf है क्या भैया, ये है क्या, ये क्या काम करता है। जो भी इसकी डेफिनेशन है ये stdio.h हेडर फाइल के अंदर है और इसीलिए हमें इसको इंक्लूड करना पड़ता है ताकि सी कंपाइलर को पता चल सके कि printf की डेफिनेशन है क्या। इतना आपको क्लियर हो गया। यानी कि अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं भी है तो आप इतना समझ लो कि printf को यूज़ करने के लिए आपको stdio.h हेडर फाइल का आपको इंक्लूड करना ही करना है। ठीक है, और एक होता है scanf। जिस तरीके से हम printf में हम आउटपुट देते हैं, scanf से हम इनपुट लेते हैं, तो वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा वो क्या है, किस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन printf scanf इन चीज़ों के लिए, इन फंक्शंस के लिए हम stdio.h हेडर फाइल को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे मेन मुद्दे में कि ये बैकवर्ड/n यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर क्या है और इसने इसको प्रिंट यहाँ पे क्यों नहीं किया, ये क्या है एक्चुअल में। तो अगर मैं चाहूँ, अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। देख लो आप, इसको मैं सेव करता हूँ और फिर अगेन इसको अगर रन करूं तो भी हूबहू वो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कर देगा। तो न्यू लाइन कैरेक्टर का काम क्या है, अगर मैं चाहूं कि और एक कुछ मैं लिखना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड के बाद मैं हाई लिखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगा। तो देख लो यहाँ पे हाई हमने लिख दिया और बीच में हमने न्यू लाइन कैरेक्टर दे दिया है। इसको हम सेव करते हैं एंड देन इसको रन करते हैं तो देख लो यहाँ पे हाई जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। अब किस तरीके से हो रहा है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो कर्सर हमारा पहले यहाँ पे था, ब्लिंक कर रहा है, देखो इसने धीरे धीरे लिखना शुरू किया कैरेक्टर वाइज। ठीक है, यहाँ पर पहले इसने H लिखा तो जो हमारा कर्सर है यहाँ पे आ गया, फिर इसने E लिखा, E लिखने के बाद फिर यहाँ पर आ गया, L लिखा, वैसे करते करते ये W तक आया, देन ये अगेन L में आया, फिर D में आया, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क तक आ गया। द एक्सक्लेमेशन मार्क तक प्रिंट करने के बाद यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर ये न्यू लाइन कैरेक्टर को देख रहा है, न्यू लाइन कैरेक्टर को देख रहा है तो इसको क्या पता चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो कर्सर ये नेक्स्ट लाइन में चला जा रहा है कि न्यू लाइन कैरेक्टर। इसको मैं और एक अच्छे से समझा देता हूँ। इसको हम कॉपी करते हैं, मान लो यहीं पे ये एक कंसोल विंडो ब्लैक कलर का, मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया। हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के बाद देखो कर्सर यहीं पे ब्लिंक कर रहा है। अब जैसे ही ये न्यू लाइन कैरेक्टर को देखेगा वैसे ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा कर्सर। अगर कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया न्यू लाइन कैरेक्टर की वजह से, तो अब उसके बाद जो भी प्रिंट करना होगा वो हाई हो, हेलो हो, कुछ भी हो, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा क्योंकि कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया है। तो अब यहाँ पर जो हाई है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई है? अगर नहीं आई तो और एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। इसको सेव करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर मैं और एक लाइन लिख देता हूँ printf का। मैंने नेक्स्ट लाइन में printf लिखा। अब इससे क्या होना चाहिए, क्या नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा हमारे लिए? बिल्कुल नहीं। हेलो वर्ल्ड यहीं पे वो ब्लिंक कर रहा था, भले ही हमने नेक्स्ट लाइन में printf लिखा है लेकिन वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ब्लिंक तो यहीं पे कर रहा है ना कर्सर। अब कर्सर यहीं पे ब्लिंक कर रहा है तो जहाँ पे कर्सर रुका हुआ है वहीं से वो प्रिंट करना शुरू कर देगा। पहले कर्सर यहाँ पे था, यहाँ से प्रिंट करते करते यहाँ तक आ गया। अब कर्सर यहीं पे ब्लिंक कर रहा है तो इसके बाद हम हाई प्रिंट कर रहे हैं, तो जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है वहीं से उसने फिर से प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो हेलो वर्ल्ड उसने एक्सक्लेमेशन मार्क तक प्रिंट किया, उसके बाद हमने बोला कि हाई प्रिंट करो, तो वहीं पर चूँकि वो ब्लिंक किए जा रहा था तो उसी के बाद उसने फिर से प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। बात आपको क्लियर होगी? अगर हम चाहें कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो तो यहाँ पर भी हमें न्यू लाइन कैरेक्टर देना पड़ेगा। हम अगर printf को नेक्स्ट लाइन में भी लिख दें, 2 लाइन में बांट दें हम, तो भी वो कुछ असर नहीं करेगा।
फिर से हम इसको रन करते हैं तो देख लो हेलो वर्ल्ड यहाँ तक प्रिंट हो गया। उसके बाद इसने देखा कि भैया न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब नेक्स्ट लाइन में चला गया तो जहाँ पर वो गया वहीं से फिर से उसने प्रिंट करना स्टार्ट किया, तो हाई यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो न्यू लाइन कैरेक्टर भी आपको समझ में आ गया। अब और दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, दो नहीं एक्चुअली तीन चीज़ें। सबसे पहले आता है सेमीकोलन। क्या है सेमीकोलन? को हम बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं इनको ये टर्मिनेट करने के काम आता है, यानी कि कंपाइलर को ये बता रहा है कि भैया ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है, आम भाषा में अगर मैं बोलूँ तो एक जो लाइन है, स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये जो प्रिंटफ का स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये जो रिटर्न ज़ीरो का स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जहाँ पे भी हमने सेमीकोलन दिया है, सेमीकोलन को हम सी प्रोग्रामिंग की भाषा में हम बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटेड। तो स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने की ये काम आ रहा है हमारे। इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो तीन लाइन्स हमने लिखी हैं, पहले दो लाइन था, इसको हमने प्रिंटफ हाई भी लिखा है तो ये तीन लाइन हो गया। तो ये जो तीन लाइन है ये एक ब्लॉक फॉर्म कर रहा है। किसके अंदर का ब्लॉक है? ये मेन फंक्शन के अंदर का ब्लॉक है। अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये मेन फंक्शन के अंदर आ रहा है? कि यहाँ पे जो हमने स्पेस दिया है इसकी वजह से? बिल्कुल नहीं। ये स्पेस सिर्फ हमने काइंड ऑफ एक ठीक दिखे प्रोग्राम, थोड़ा अच्छा दिखे प्रोग्राम, इसलिए हमने दिया है स्पेस। स्पेस अगर नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा। स्पेस सिर्फ हमने एक यूज़र को दिखाने के लिए, एक प्रोग्रामर को दिखाने के लिए लिखा हुआ है। हमने स्पेस वगैरह दिया है, टैब दिया है, ताकि यूज़र को पता चले, प्रोग्रामर को पता चले कि ये इस ब्लॉक के अंदर आ रहा है। ठीक है। बाकी ब्लॉक हम कैसे बताते हैं? यहाँ पे जो आपको कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं ना, ये कर्ली ब्रेसेस बता रहे हैं कि ये तीन लाइन है ये मेन फंक्शन जो इसके अंदर का ब्लॉक है। ठीक है, इसके अंदर आ रहे हैं ये तीनों लाइन। और यहाँ पे चूँकि मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट होने वाले हैं। बात आपको क्लियर हो गई है? अब यहाँ पर और एक लास्ट चीज़ बचता है, वो है कमेंट। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी एक नोट लिखना चाहता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि printf is used to display output in the console window। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। अब देखो अगर मैं इसको एज अ नोट, मतलब ये एक्चुअल में कोई चीज़ नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग का लाइन नहीं है यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ एक प्रोग्रामर के समझने के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए हम सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग। तो आप मान लो सीख रहे हो, आप कॉपी पेन में नोट्स लिखो, उससे अच्छा यहीं पे आप नोट लिख दो कि प्रिंटफ होता क्या, किस लिए हम लिखते हैं। इसको हमने सेव किया, इसको हम अगर रन कर दें तो क्या होगा देख लो, एरर आ जाएगा। तो इतने सारे एरर आ गए क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक है क्या। जो प्रोग्रामिंग है, जो हमारा कंपाइलर है, इसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक है क्या। तो अगर हम नोट्स वगैरह लिखना चाहते हैं समझने के लिए, तो यहाँ पर इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। कमेंट आउट हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे ये एंड देन ये हमने लिखा है फॉरवर्ड स्लैश एंड देन स्टार हमने दिया है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल होता है हमारे कीबोर्ड में वो, एंड देन अगेन हमने स्टार दिया है और यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया है। तो कमेंट्स वगैरह दो तरह के होते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक मुझे पूरा कमेंट आउट करना है, तो मैं यहाँ पर ये दे दूँगा और यहाँ पर मैं ये दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसको हमने हटा दिया। तो पूरा तीन लाइन जो है कमेंट हो गया। इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ये जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश देन स्टार एंड देन स्लैश स्टार एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, तो ये जो हमने लिखा है इसके बीच में हम जो भी लिखते हैं मल्टी लाइन कमेंट ये बन जाता है। यानी कि मल्टीपल लाइंस में हमें बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार हमें स्टार्टिंग पॉइंट में लिखना पड़ता है, एक बार हमें एंडिंग पॉइंट पे लिखना पड़ता है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट बन जाता है। अगर हम सिंगल लाइन कमेंट कुछ लिखना चाहें, मान लो हम यहाँ पे हेलो लिख रहे हैं और ये कमेंट है बस, ठीक है, तो इसको हम सिंगल लाइन कमेंट में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डबल फॉरवर्ड स्लैश हम दे देते हैं एंड देन जो भी हम लिखेंगे वो कमेंट आउट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पे स्पेस दें, सिर्फ डबल फॉरवर्ड स्लैश देना ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट और ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट वगैरह को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब अगर हम चाहें कि ये जो लाइन है ये कमेंट आउट रहे,
तो यहाँ पे हम सिंगल लाइन कमेंट हम दे सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट बन गया, एक नोट बन गया हमारे लिए। तो नोट्स वगैरह लिखने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट आपको समझ में आ गया, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अगर हम कुछ भी और लिखें, हाय मान लो, फिर हम हेलो लिखते हैं, और ये दोनों लाइंस को मैं कमेंट आउट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बीच में मैं कितना ही लाइंस दे दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मल्टी लाइन कमेंट है। लेकिन ये सिंगल लाइन कमेंट ही है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश दे के कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, अगर नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखता हूँ, तो वो कमेंट आउट नहीं होगा, ये सिर्फ एक लाइन तक ही सीमित रहता है। जब तक ये लाइन चल रहा है तब तक ये कमेंट है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तब ये कमेंट नहीं रहेगा। लेकिन मल्टी लाइन कमेंट जहाँ पे शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर एंड तक वो कमेंट ही रहता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग का जो सिंटेक्स है उसको हम समझेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी डाउट्स वगैरह हो, तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।